मेरा मैरिड होने के बाद मुझे अपने आप को अपने नाम से नहीं पहचाना जाता था। अभी भी फौज में अगर आप बोलेंगे रेखा राव तो कोई नहीं पहचानेंगे। तो आई एम बेसिकली तेलुगु स्पीकिंग बोलते हैं और हम भी शुक्रगुजार हैं मेरे हस्बैंड को, ससुराल वालों को, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया वहाँ से। कितने मेंबर्स आपके इस ऑर्गेनाइजेशन से अटैचमेंट और कितने एक्टिव यूनिट्स चल रहे हैं? गुड क्वेश्चन। पहले जो भी आप स्कूल जाओगे देखो आप स्कूल से आपका घर कितना दूर और पास है। जितना चादर है उतना पैर पसारना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्कूल में जाएगा तो मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, यहाँ जाने से नहीं होगा, नथिंग लाइक दैट। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आजकल के पेरेंट्स नहीं कर रहे। तो बहुत ही बुरा लगता है, हम लोग चांद में चले गए, एक बच्चा भूखा सोया हुआ है, तो क्या हम लोगों को सेलिब्रेट करना है वो खुशी जो हमने स्पेस में रिकॉर्ड क्रिएट किया? जब हम रोड पे ड्राइव करते हैं, जो बच्चा अनाथ है 5 साल से वो 20 साल का हो गया, अभी भी भीख मांग रहा है, दैट इज नॉट डेवलपमेंट। गाली गलौज से शुरू किया, 15-20 मिनट तक बीआरएस को गाली दे रहे। 2 घंटा हमें लगा एक जोकर का जूम मीटिंग हो। हम लोग वेट करें कब आएंगे, क्या होगा, कैसा नया सरकार का सेंसस कलेक्ट करेगा। नो वन केम, इवन दे वो वेटिंग नहीं आए। 5 साल में एक बार पावर आता हमारे व्हेन वी आर वोटिंग, उसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान का इस्तकबाल है। आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं फेमस एजुकेशनलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एनालिसिस मैडम CH रेखा राव से हम आपका तारुफ कराने जा रहे हैं। आइए मैडम को हम अपने चैनल में आपका वेलकम करते हैं। मैडम आदाब सभी को, थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। हमारे चैनल के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है मैडम कि आप हमारे चैनल पर आए हैं और हम हमारे नाजरीन के लिए जो है आपके बेहतरीन व्यूज़ और आपके जो है नज़रियात है, जिस फील्ड्स पे आपने काम किया है उस बारे में हम नाजरीन के साथ आपको मिलेंगे। मेरा पहला सवाल ये मैडम कि आपकी पहचान जो है एजुकेशनलिस्ट जैसा, आपके बारे में जो हम बैकग्राउंड वगैरह जो पढ़े हैं तो आपने उसमें कुछ मेंशन किया है कि मैं बिहार से थी और उसके बाद जो है मेरा मैरिड होने के बाद मुझे अपने आप को अपने नाम से नहीं पहचाना जाता था। फिर मैं उसके बाद अपनी कोशिश करते हुए हैदराबाद मूव हुई, जमशेदपुर से फिर अपने नाम की आइडेंटिटी। तो उसके बाद थोड़ा सा आप फोकस करेंगे मैडम कि कैसा आपको ये चीज़ फील हुई और अब आप कैसा फील कर रहे हैं? सर पहले ये तो हमको आजुब हो रहा है कि आपने इतना रिसर्च किया, शुक्रिया। यस, जब हम जमशेदपुर में थे तो काफ़ी मशहूर थे रॉक क्लाइंबर के तौर पे एंड थोड़ा से छात्र युवा संघ एंड वो सब में रहते थे। शादी होने के बाद एक मिलिट्री ऑफिसर के साथ, तो मिलिट्री में क्या होता है, आर्मी में वो लोग हस्बैंड के नाम से बुलाते हैं। हाँ। सो रेखा राव को हम मेरा नाम ही भूल गए, हम हो गए मिसेस बालाजी दयाल। अभी भी फौज में अगर आप बोलेंगे रेखा राव तो कोई नहीं पहचानेंगे, मिसेस बालाजी दयाल बोलो तो पहचानेंगे। मैडम अभी भी बस ट्रेंड है, सीरियस में बात बताए जाते हैं, मिसेस राव, मिसेस चोपड़ा, मिसेस बनर्जी, ये नाम आज भी ट्रेंड चलता है। आज भी ट्रेंड है एंड तो हमें ऐसा लगा कि रेखा राव कहीं खो गई है। जी जी। एक वक्त ऐसा कि हम अपना नाम ही खुद भूल गए थे और जब मेरे फ्रेंड्स को नाम लेते थे लगता था वाह यस आई एम रेखा राव, तो वो हाल था। फिर हम बोले नहीं बहुत हो गया, हस्बैंड का नाम चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बट एक मेरा खुद का जो नाम हमने एक समय पे लिए थे, जो पब्लिसिटी मिला था, वो धीरे धीरे करके फिर वापस आने लगे और हम भी शुक्रगुजार हैं मेरे हस्बैंड को, ससुराल वालों को, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। यस एंड कहाँ के हम रहने वाले जैसा आप पूछ रहे थे, तो बेसिकली हम तेलुगु स्पीकिंग है और हम यहाँ पे आंध्रा और तेलंगाना का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आंध्रा तेलंगाना हाल में ही हुआ, जो यूनाइटेड स्टेट। हाँ जी हाँ, तो आई एम बेसिकली तेलुगु स्पीकिंग बोलते हैं, सो नो आंध्रा नो तेलंगाना, तेलुगु। हाँ जी हाँ, तो तेलुगु स्पीकिंग है। एंड सिंस मेरे जो पिताजी थे वो जमशेदपुर में काम कर रहे थे, माताजी मेरी जो थी वो टीचर रही गवर्नमेंट स्कूल के, सो हम लोग बॉर्न एंड बॉट अप वहीं थे। तो हम लोग मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हुए जमशेदपुर बेसिकली बिकॉज ऑफ जॉब। फिर रिटायरमेंट के बाद हम लोग फिर हैदराबाद आ गए। तो आपको एजुकेशन फ्रॉम मदर साइड से मिला है? To some extent yes, मम्मी was a teacher and daddy was also a MA and LLB किए थे। उनका भी शौक था, प्रोफेसर थे वो भी, तो इवनिंग में वो पार्ट टाइम करते थे। एंड जब वो टाटाज में थे तो वो इंटेलिजेंस एंड क्राइम ब्रांच में थे। अभी रिटायर्ड हुए हैं? अभी पिताजी नहीं रहे या ना माताजी रही, पर उन लोगों ने जो हमें जो संस्कार दिए, जो जोश दिए, जो सपना दिए ऊंचा उड़ने का, वही कोशिश में हम। मैडम हैदराबाद आने के बाद आप किस तरीके से एजुकेशन लाइन से ज्वाइन हुई, बेसिक आपकी स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा ब्रीफिंग में हमारे नाज़रीन को आप बताएं। हाँ जी, हैदराबाद में हम आए 2010 में
तो सिंस फौज के हैं तो हर 2 साल में हम पूरा देश घूम रहे थे। 2 साल श्रीनगर में, तो कभी सिक्किम में, तो कभी असम में, कभी श्रीनगर में, कभी बैंगलोर में। 2010 में हमने ये डिसाइड किया कि हम हैदराबाद में रह जाएँ, बिकॉज़ बेटा तभी छोटा था, 7th में था, उसका पढ़ाई एक जगह से देने से। सो 2010 से हम और मेरे बेटा हैदराबाद में रहने लगे। तो छुट्टी में हम लोग जाते थे, हस्बैंड जहाँ पोस्टेड थे, और फिर हस्बैंड आते थे उनकी छुट्टी में। जी मैडम। और हैदराबाद आके सबसे पहले जो हमें प्रिंसिपल जो हम बने थे, एफओ स्कूल बेगमपेट। बिल्कुल। हाँ जी, तो वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ। उससे पहले व्हेन डिफरेंट प्लेसेस में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल रहे। हैदराबाद अगर हम लें 2010 से, तो बस 2010 से आप उसी से हैदराबाद में, रेखा हाँ, है वो। शुरुआत भी एफओ स्कूल बेगमपेट से ही हुआ। जी, जी। तो हाँ जी। मैडम, ये जब जब स्कूल के आप स्टार्ट किए हैं, तो अपन यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं अपने सवाल पे, कि आप जो जिस वक़्त आपका जो एजुकेशन पीरियड रहा, आप जिस पीरियड्स में एजुकेशन हासिल की, जैसे हमारे जिन पीरियड्स में हम 40-50 इयर्स के जो एजुकेशन का सिनेरियो था, और उस वक़्त के जो टीचर्स थे, जो उनका कॉन्सेप्ट रहता था बच्चों को एजुकेशन देना, और अपने पास जो टैलेंट्स एजुकेशन के वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को देना। तो आज के इस पीरियड्स के एजुकेशन को और इस पीरियड के कंपैरिज़न कैसा देखते हैं आप? हमें क्या लगता है, लाइक बदलाव बहुत ज़रूरी है। जनरली आजकल क्या बात है, जो भी आप टीवी में चर्चा देखो तो वो लोग गुरुकुल के बारे बात करते हैं। जी। या तो गुरुकुल का जो सिस्टम था उस माहौल में उस वक़्त ठीक था। अभी जैसा समय बदल रहा है तो हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। और जहाँ तक हमारा आप अध्यापक बोलो, शिक्षक बोलो, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंडिया में जो है हर एक टीचर जो भी ज़माना हो, वो लोग डेडिकेटेड ही रहते हैं वो लोग। जी, या और हमारे ज़माने में बोलो या फिर आपके ज़माने बोलो, जो भी हो, हर एक वक़्त अच्छे टीचर्स भी थे, जी, नॉट ओके टीचर्स भी थे, जी। चाणक्य जैसे भी टीचर्स थे, जी, 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 सही। और नॉर्मल भी थे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे ज़माने में काफ़ी अच्छे टीचर्स थे। हमारे ज़माने में भी जो टीचर्स थे, जान निछावर करते थे, और कुछ टीचर्स थे बस आया, डाँटा, चले गए। और चाक एंड सो डस्टर वाले टीचर्स भी थे। हाँ जी, तो हर एक ज़माने। यहाँ में और एक बात हम कहना चाहेंगे कि अभी एडमिशन्स का दौर चल रहा है। जी, सो एवरी पेरेंट, हर एक पेरेंट एक बेस्ट स्कूल्स ऑफ हैदराबाद ढूँढ रहे हैं। जी मैडम, सो बिल्कुल पेरेंट्स से मेरा एक क्वेश्चन है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये स्कूल बेस्ट है या नहीं है? सही। जी, आपका क्या पैरामीटर है? तो यहाँ हम पेरेंट्स से ये बोलेंगे कि पहले आप स्कूल के पीछे मत भागो। एक जो है, जो बेस्ट स्कूल अगर आप कहना चाहोगे, तो एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे। हर एक स्कूल में सपोज़ 100 टीचर्स हो, क्या सभी 100 टीचर्स टॉप के हैं? नहीं। जी, हाउ कैन यू से ये स्कूल बेस्ट है या नहीं है? जी हाँ, क्या अगर कोई भी स्कूल या कॉलेज में, जिसको हम बेस्ट स्कूल सोचते हैं, वहाँ जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, क्या नोबेल प्राइज़ विनर अमर्त्य सेन आकर पढ़ा रहे हैं? जी, नो। नहीं, कोई गवर्नर रघुनंदन साहब जैसा आके पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल मैडम। नहीं। सो हर एक स्कूल में अच्छे टीचर्स भी रहते हैं, नॉर्मल टीचर्स भी रहते हैं। सो जो हमारा जो परिभाषा है बेस्ट स्कूल का, वो हमें भूल जाना चाहिए। जब हम बच्चों का एडमिशन के लिए हम जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो स्कूल कितना सामने या दूर है हमारे घर से, जी, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम सीबीएसई के लिए जा रहे हैं, तो उतना टेंशन का बात नहीं है, क्योंकि सीबीएसई स्कूल्स जो हैं, सीबीएसई हम लोगों को डायरेक्शंस देती है, इतना एरिया रहना है, इतना बड़ा प्लेग्राउंड रहना है, एक क्लास में इतने बच्चे रहना है, गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट रहता है। फिर 1 वीक में कितना मैथ्स पीरियड होना है, पूरा हम लोगों जी को हाँ, डायरेक्शन। तो सीबीएसई का जो भी स्कूल्स हैं, वहाँ जो गुड और बैड बोलते हैं वो लागू नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को फॉलो करना ही पड़ता है, अब जो भी स्कूल हो, सीबीएसई इंस्ट्रक्शंस को। जो फ़र्क आ जाता है, एसी है, नहीं है, जी, स्कूल बस में एसी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, प्लेग्राउंड कितना ज़्यादा बड़ा है, हॉर्स राइडिंग है, सो उससे फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ हम सिलेबस का बात करें, क्वालिटी ऑफ टीचर्स बात करें, सो सीबीएसई स्कूल का सेम है। सो जो परिभाषा है बेस्ट स्कूल्स का, वो डोंट गो फॉर इट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा पेरेंट्स जो स्टेट एजुकेशन पे क्या सीबीएसई का जहाँ पैरामीटर्स बता रहे हैं आप, हाँ जी। आईसीएसई जहाँ सिलेबस पैरामीटर्स बता रहे हैं, आजकल पेरेंट्स एनआरआई ज्यादा मूव होके आ रहे हैं, तो हर हुँ। एक का इंटेंशन सीबीएसई आईसीएसई से। लेकिन जब एंड ऑफ द हम 10th 12th के बाद जाते हैं, तो फिर स्टेट स्टैंडर्ड पे आते हैं, फिर हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल्स में, तो फिर वही बच्चे सब साथ आते हैं, साथ आ जाते हैं। एसएससी वाले भी साथ आते हैं, सीबीएसई वाले भी साथ आ जाते हैं। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, हमने ये देखा, जो बच्चे स्टेट बोर्ड से आते हैं, उनका साइंस, मैथ्स काफ़ी अच्छा रहता है। जी, ज़्यादातर जितना भी हमारे टॉपर्स रहते हैं, जेईई बोलो, ये जो भी ज़्यादा जी, स्टेट बोर्ड के ही होते हैं। जी, और जो सीबीएसई और आईसीएसई के हैं,
वो स्मार्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं और कमांड ओवर द लैंग्वेज ज़्यादा रहता है। कमांड ओवर द या लैंग्वेज, आई अदरवाइज़ आई हम एग्री विद दैट हाँ पॉइंट। जी, अदरवाइज़ 2+2 4 हर एक जो भी बोर्ड ले लो जो वही है। 2+2 है, हाँ जी, अलजेब्रा का फार्मूला ए प्लस बी है, वही सिंपल है स्टार ही होगा। बस, है ना? सो लेकिन जो वही। है जहाँ पता है कि एजुकेशन में जब कमांड आता है, वो लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, और सीबीएसई के स्टूडेंट्स में प्रेजेंटेशंस रहता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपको देते हैं, यस, और जो टैलेंट जो इंग्लिश पे जो मेन कमांड होता है वो उनको ज्यादा होता है आपके बच्चों बिल्कुल। में। जी सो वही एक मेन फ़र्क है, जो पर्सनैलिटी है, जो एक्सपोज़र जो सीबीएसई बोर्ड जो इंसिस्ट करते हैं हमारे ऊपर, उसके चलते बच्चे थोड़ा ये रहते हैं। पर जो स्टेट बोर्ड बोलो आप, वो बच्चे भी जब बड़े होते हैं, एक दूसरे से सीख भी लेते हैं वो लोग। लेकिन मैडम और एक चीज़ इसी से रिलेटेड, जैसा सीबीएसई हो या आईसीएसई या स्टेट सिलेबस है, पहले के बच्चों पे जो है खुद प्रैक्टिस किया जाता था, जैसे ड्राइंग्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये हम भी बनाए हैं, हमारे बच्चों के भी हम बनाने लगे। लेकिन आज के बच्चों को रेडीमेड जो है ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के हैं, तो इससे यस। बच्चों का एजुकेशन पे क्या असर पड़ा, इस पे आप थोड़ा रोशनी डालेंगे मैडम? अब स्कूल ही छोड़िए, पीएचडी जो है, जो थीसिस होता है, डिसर्टेशन, वो भी आपको दिल्ली शहर में मिल जाएगा। जी तो एंड कोई ग्रुप्स भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली सीबीएसई के अनुसार हमें जो प्रोजेक्ट वर्क है, स्कूल में ही कराना है, घर में नहीं कराना है। जी छोटे क्लासेस आप ले लो, 4th, 5th या 1 एंड 2 भी ले लो, तो फिर उसमें जनरली क्या हो रहा है, लाइक स्कूल्स दे रहे हैं, तो उससे बेसिकली माँ-पिताजी ही बैठ के बना रहे हैं। जी हाँ। सो सीबीएसई तो सख्त मना किया हुआ है कि नहीं, जी। स्कूल में ही कराना है करके। तो अगर जो भी स्कूल इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो गलत है वो। इसी से रिलेटेड फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आपका हाँ क्या जी। आइडिया है कि आजकल जो स्कूल्स हैं इतने महंगे कॉस्टली फीसेस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जब हम एजुकेशन आप जैसा बताए कि पैरामीटर में देखते हैं तो वो मेयार वो स्टैंडर्ड नहीं आता है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर जो है पेरेंट्स जाके वहाँ पर स्कूल्स में डालते हैं, उनके बिल्डिंग्स डोमेस्टिक्स में होते हैं, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड एज पर द गाइडलाइंस नहीं होती है। तो इतनी महंगाई एजुकेशन जो है ये क्या आजकल के सिनेरियो के हिसाब से उतना ज़रूरी है मैडम? एक बात है, हमारे सरकारी स्कूल्स है, पेरेंट्स क्यों नहीं जा रहे हैं? जी फैसिलिटीज़ अच्छे होने से 100% वो लोग वहाँ पे जाएँगे। जो टीचर्स हैं स्टे इसका जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, सरकारी स्कूल के हैं, वो लोग कैसे टीचर बनते हैं? टफ एंट्रेंस क्लियर करके। और जो प्राइवेट स्कूल है, थोड़ा-सा आप अंग्रेजी बोल लो, हिंदी बोल लो, थोड़ा-सा हो जा रहा है। सो स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स जहाँ तक मेरा ख़्याल है, गवर्नमेंट स्कूल्स, केवी स्कूल्स में काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वो लोग एंट्रेंस क्लियर करके आते हैं। जहाँ तक फ़ी का सवाल है, पेरेंट्स को दे हैव टू थिंक, एसी लगा दिया तो ऑब्वियसली करंट बिल देना पड़ेगा। और एक रीज़न है क्यों फ़ी ज़्यादा हो रहा, कुछ स्कूल्स में एक्चुअली सीबीएसई ने कहा कि 40 स्टूडेंट्स रहना है पर क्लास, जी तो उस स्कूल में फ़ीस कम रहेगा। कुछ स्कूल्स हैं वहाँ पे एक क्लास में 20-25 बच्चे रखते हैं, तो ऑब्वियसली 20 का तो फ़ी फीस लेना ज़्यादा पड़ेगा, है। टीचर्स का सैलरी। सो यही है, समोसा आप रोड साइड खाओ शायद 15 में मिल जाएगा, 5 स्टार में खाओ तो 150, 150 एयरपोर्ट पे खाओ वही हिसाब किताब है। एम्बियंस, स्टाइल, जोश वही है। तो पढ़ाई जहाँ तक मेरा ख्याल है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो आपका मैसेज क्या रहेगा कि पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब मेरा पीरियड आ है रहा है, एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें पहले जो भी आप स्कूल जाओगे, देखो आप स्कूल से आपका घर कितना दूर और पास है। नंबर 2, फीस स्ट्रक्चर देख लो, आपका पॉकेट में कितना पैसा है, नहीं है। जनरली एडमिशन तो ले लेते पेरेंट्स लोग, फिर साल 2 साल तक फीस नहीं देते। जी एंड ऑब्वियसली स्कूल्स वाले फ़ोन करते रहते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को टीसी लोग रोक हर्ट देते हो हैं, हाल जाता है। टिकट्स नहीं देते हैं, इस बारे में ऑब्वियसली, बिकॉज़ स्कूल्स को भी कितना खर्च रहता है, टीचर्स को सैलरी देना है, ये देना है। जब तक फॉर एग्ज़ाम्पल घर में जब सैलरी आता है तब घर चलता है। वही हिसाब है स्कूल्स का है, ऑर्गनाइज़ेशंस का है। जितना चादर है उतना पैर पसारना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड कोई बड़ा बात नहीं है कि ये स्कूल में जाएगा तो मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, यहाँ जाने से नहीं होगा, नथिंग लाइक दैट। मैडम एजुकेशन पे तो आपका बड़ा बेहतरीन मैसेज रहा हमारे थैंक नाज़रीन के लिए कि अपना जितना चादर है आप उतना पैर फैलाइए, यू। यस, और गाइडलाइंस और पैरामीटर्स अपने स्कूल्स के देखना चाहिए। और खरीब में जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई हाँ कि जी, बच्चे का ड्यूरेशन जाने आने में जो बच्चा बिल्कुल, थक जाता है, उससे बिल्कुल, बच्चा पढ़ नहीं सकता है, पढ़ नहीं तो सकता अपने है। नियरेस्ट मकान से स्कूल देखना यस, चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात है, लाइक पूरा फीस दे करके स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं होना है हम लोग को। जी पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आजकल के पेरेंट्स नहीं कर रहे। जी उनको क्या लगता है कि हम इतना फीस भर रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि पूरा स्कूल में ही हो जाए, जी है ना? तो पेरेंट्स का 100% इन्वॉल्वमेंट रहना है, तभी जाके बच्चों में सुधार आएगा। मैडम, ये तो एक एजुकेशन का आपके बारे में बहुत अच्छे ख्यालात थे आपने हाँ जी, बताए। आपके सोशल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एनालिसिस के बारे में कुछ सवाल करते हैं मैडम हाँ जी। कि सोशल एक्टिविटीज़ आप कब से शुरू करें, और ये कहाँ से आपको ये चीज़ का क्या बोलते हैं आपको सीख मिली कि पॉलिटिकल का, सोशल एक्टिविटीज़ सोशल में एक्टिविस्ट। उसमें क्या-क्या काम आपने उस फील्ड में किया है? हाँ जी, मेरा एक हमने एक एनजीओ खोला, संकल्पम सोसाइटी, क्रॉसिंग बैरियर्स। हम लोग काम कर रहे हैं इसमें ज़ीरो
हंगर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 जो है उसमें 17 गोल्स हैं और गोल नंबर 2 है हमारा ज़ीरो हंगर। तो बहुत ही बुरा लगता है हम लोग चाँद में चले गए हैं, रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, बट जब एक इंसान, एक बच्चा भूखा सोया हुआ है, तो क्या हम लोगों को सेलिब्रेट करना है वो खुशी जो हमने स्पेस में रिकॉर्ड क्रिएट किया? जब हम भूख को नहीं मार पा रहे, व्हाट सक्सेस, व्हाट जीडीपी, क्या डेवलपमेंट है? तो तो वही इस लेवल पर हुँ, आप कहाँ तक कैसे आपको केसेस सामने आए? कुछ 1-2 एग्ज़ाम्पल्स मैडम कि आपके सोशल वर्क में जो है हुँ, कैसी चीज़ों को आपने ये शुरू जो हुआ आपको हाँ काफ़ी जी। असर पड़े आपके ज़िंदगी पे उन इ चीज़ों को देख के कुछ यस, दो? ये शुरू हुआ था कोविड के दौरान। कोविड के दौरान काफ़ी एनजीओज़ काम कर रहे थे एंड एक समय आया कि एनजीओज़ के पास पैसा खत्म। तभी एनजीओज़ जो थे वो हमको फ़ोन करने लगे, मैडम मेरे थोड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं सोसाइटी में हुँ, कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा एनजीओ है, पैसा नहीं है, क्या करें करके। एंड एक एनजीओ 10-15 1 महीना से ज़्यादा वो लोग नहीं चला सकते। जी, तभी हम बोले ठीक है वो एरिया का लोकेशन कुछ जो लोग हैं उनको फ़ोन नंबर्स भेज दो एंड देन हम शुरू किए सिंपल ट्वीट करके। जी, इस एरिया में इतने लोग हैं जो भूखे हैं, राशन नहीं मिल रहा है। आई ट्वीटेड एंड आप साहब आप मानो या ना मानो इमीडिएटली रिस्पॉन्स आना शुरू। और हमेशा हम राचकोंडा पुलिस जो है, उन्हीं जी, का एक हमको ट्विटर मालूम था, जी, उनको ट्वीट करते थे और वो फर्दर कनेक्ट करते थे। जी, तो वहाँ से शुरू हुआ सोशल वर्क। जिरीमेटला है हमारे सुचित्रा से थोड़ा आगे, वहाँ पे बिहार के काफ़ी मज़दूर हैं। जी, 700 फैमिलीज़ थे। तो वहाँ के कुछ लोग हमने वहाँ हमने एक स्कूल में प्रिंसिपल भी थे, तो कुछ लोग हमको जानते थे। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे इतने फैमिलीज़ हैं, राशन नहीं है, सैलरी नहीं है, बेरोज़गारी है, बिहार, झारखंड उस एरिया में जाने का पैसा नहीं है, जी, बुरा हाल है करके। तो कुछ लोगों का हमने नंबर लिया, ट्वीट किया, इमीडिएटली रात 12-1 बजे हमने ट्वीट किया था। हुँ, विदिन 5 मिनट्स में वहाँ के जो कलेक्टर थे, नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा, जी मैडम, उन्होंने बोला मैम वी विल गेट बैक करके इमीडिएटली नेक्स्ट डे से लंच और डिनर देना शुरू हो गया। जी, तो ऐसे करके नॉट ओनली हैदराबाद, हैदराबाद से जो दूसरा एरियाज़ थे वहाँ भी हुआ। और सबसे एक मन को छूने वाला एक ये था लाइक तमिलनाडु मद्रास के तमिलनाडु के एक एमएलए थे। उन्होंने हमें तमिल में कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा और जो हम पढ़ नहीं पा रहे थे। फिर एक मैसेज कुछ था तमिल में था तो हम नहीं पढ़ पाए। फिर किसी से हमने पढ़वाया तो उसमें ये लिखा लिखा था तभी हमारा यादगिरी टेम्पल बन रहा था। जी, तो वहाँ में 52 कारीगर जो है वो लोग फँस गए हैं तो डू समथिंग करके। हमें ये लगा जब वो एक एमएलए हैं सरकार को कॉन्ट्रैक्ट करने के बदले हमसे कर रहे हैं करके। ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लेज़र रहा। हाँ, आई कुडन्ट बिलीव हमको लगा क्या वो फेक वाला है, क्या है करके। जी मैम, फिर हमने ये किया बोलो ही वाज़ अ करेक्ट मिनिस्टर एंड मेरा ससुराल चेन्नई में था तो मेरा थोड़ा कनेक्शन है वहाँ पे पर जी, इतना भी ये फेमस नहीं रहे कि एक एमएलए या मिनिस्टर हमको कॉन्टैक्ट करे। तो फिर इमीडिएटली हमने ट्वीट किया, द 5-6 घंटा में इमीडिएटली उनको हेल्प मिल गया। हमारे जो राचकोंडा के हैं वो लोग कॉन्टैक्ट किए यादगिरी गुट्टा के पुलिस तो को, वहाँ अभी से। कितने मेंबर्स आपके इस ऑर्गेनाइज़ेशन से अटैच मैडम और कितने उहुँ। एक्टिव्स आपके यूनिट्स चल रहे हैं इस पे? यूनिट्स नहीं है, हम लोग 7 मेंबर्स हैं जी, और एक स गुड क्वेश्चन 7 लेडीज़ हैं हम लोग। जी, और जनरली हम लोग सोशल जस्टिस के बारे में बात करते हैं। तो हम 7 में कोई प्रिंसिपल्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं। एक जो हमारे एग्ज़ीक्यूटिव मेंबर है वो है हाउसमेट बोल सकते हैं। जी, घर-घर में जाके जो काम करते हैं वहाँ पे। जी, तो वहाँ पे आई थॉट सोशल जस्टिस को भी हम लोग लेकर आए। सो जब भी हमारा जब मीटिंग होता है हम लोग 7 जन बैठते तो वो भी आके बैठ के अपना प्रॉब्लम्स उनका जो बस्ती है वहाँ का प्रॉब्लम्स जी, बोल के या तो तो कितने एनजीओज़ हैं जहाँ पे हम लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। जी, एक साधारण सी एक सर्वेंट बोलो या हाउसमेट बोलो या डोमेस्टिक उनको चांस देते हैं ना, तो हम लोग उनको भी चांस दिया। तो कुछ फैमिली काउंसलिंग्स, डिस्प्यूट्स वगैरह के भी आप लोग अटेंड करते हैं या सिर्फ़ ये सोशल एक्टिविटीज़ में आपके? नहीं सोशल एक्टिविटीज़ में लाइक ज़्यादा हम लोग ट्वीट द्वारा ही करते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस द्वारा ही हम लोग करते हैं या एंड कुछ-कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स है किसी को सिंस आई एम अ वर्किंग वुमन तो उतना टाइम नहीं मिलता तो व्हाट आई डू देयर आर मेनी अदर एनजीओज़ जो ये सब में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको बात करके डायरेक्ट अटैच कर लेते तो मैडम तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। हैं। हाँ जी, पॉलिटिकल एनालिसिस के हाँ जी। हैसियत से आप इस वक़्त के इंडिया और ख़ास तौर पे तेलंगाना की पॉलिटिकल सिनेरियो पे क्या रोशनी डालते हैं आप? एक बात है चेंज ऑफ जो गवर्नमेंट में अगर आपने मेरे ट्वीट देखा होगा सो एक मेरा वेरी कॉमन ट्वीट है, अ पॉलिटिशियन इज़ नेवर अ पैट्रियट। हम फिर दोहराते हैं अ पॉलिटिशियन इज़ नॉट नेवर अ अ पैट्रियट। पैट्रियट। जी, तो ये मेरे मन की बात है, हम बेझिझक हम जी, बोलते रहते हैं, बिना डरे, बिना झिझके जी, एंड सही बात भी है। जो भी आजकल लोग कर रहे हैं वो अंदर से वो नहीं आ रहा है।
कुछ हिडन एजेंडा रहता है, दैट इज हाउ दे आर वर्किंग। जी बातें बड़े बड़े हो रहे हैं पर फुटपाथ में वही हाल है। जी अभी हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट जीडीपी के बारे में, जीडीपी का जो स्टैटिस्टिक्स है वो बढ़ते रहता, पर 10-15 साल से जो लेडी भीख मांग रही है फुटपाथ में, अभी तक वही भीख मांग रही है। जब हम रोड में ड्राइव करते हैं, जो बच्चा अनाथ है 5 साल से वो 20 साल का हो गया, अभी भी भीख मांग रहा है। कहाँ है हमारा डेवलपमेंट? वेयर इज द तो प्रोग्रेस? चांद में पहुंच गया तो हो गया? नो। आप यूएसए चले जाओ, यूके चले जाओ, दैट इज नॉट डेवलपमेंट। वाहवाही हो गया, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जिसका भी, दैट इज नॉट डेवलपमेंट। वहां तो सिर्फ आपका ही डेवलपमेंट हो रहा है, जो गरीब जो रोड में पड़ा हुआ है 15-20 से वही में है। जी वेयर इज द तो डेवलपमेंट? आपके नजरिए में मुल्क तरक्की कर रहा है लेकिन मुल्क के सिटीजन्स तरक्की नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस तरक्की कर रहे हैं, उनके एसेट्स बढ़ रहे हैं, जो रिच है, रिच आर बिकमिंग रिचर, वही वाला है। पोअर है। एब्सोल्युटली, जो इनकम डिस्पैरिटी है तो ये वो वही है ये जो पूरा। तो इस इक्वालिटी है मैडम, इसको किस तरीके से समाज कर सकता है? फिर अपने आप जैसे एनजीओज है, हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, इसको अपन किस तरीके से पोर को अपग्रेड कर सकते हैं मैडम? हम कोई लोग ज्यादा से ज्यादा, जब तक हाथ में पावर ना हो, वी कैन नॉट डू। 5 साल में एक बार पावर आता हमारे, व्हेन वी आर वोटिंग, उसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रेड्डी, वेलम्मा, जी राजपूत में वोट चले जा रहा था, काम खत्म। एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जो हम लोग ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं, रिजर्वेशंस एंड ऑल, हमारी जो प्रेसिडेंट है, शी इज अ ट्राइबल, जी वो है प्रेजेंट। कितने ट्राइबल्स रिच हो गए, कितने जन के पास कार है। हमारे जो कास्ट बोलो या रिलीजन बोलो, उससे एक बंदा ऊपर जा रहा तो उसका फैमिली ही आगे बढ़ता, बाकी सब वैसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, आपने मेरे सवाल में चीज पेश की मैडम कि हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन जो है वो एससी ट्राइबल से दिए हैं। हाँ जी। इससे पहले गोविंद साहब को भी दिए थे और हमारे माइनॉरिटी से अबू कलाम को भी दिए थे। Yes. लेकिन इन कम्युनिटीज में गवर्नमेंट ने तो एक एजेंडे के तौर पे, ब्रांड के तौर पे इनको बना दिया है कि हमने इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है। Yes. लेकिन एक्चुअली वो कम्युनिटी तो अभी ग्राउंड लेवल पे ही है, वही वो है। कम्युनिटी में अपग्रेडमेंट नहीं आया। वही हम बोल रहे हैं, जो भी हो रहा है हिडन एजेंडा है, दैट्स इट। एक बंदा को आप सिंहासन दे दो, बाकी सब तो वहीं पर है, वही ऑटो रिक्शा, वही भीख मांग रहे हैं। कुछ जन का आधार कार्ड भी नहीं। अभी हमारे जो अभी बीसी का जो ये हुआ था, कास्ट सेंसस, कितना दंगा फसाद हो रहा है अभी। पॉलिटिकल इक्वेशन इज फाइन टू सम एक्सटेंट, बट अगेन बहुत ज्यादा हम पॉलिटिकल बोले, लाइक जो डॉक्टर बकलभरम साहब हैं, जो फॉर्मर बीसी के जो चेयरमैन थे, वो एक्सपर्ट है हमारे बीसी वाला में। हम बीसी में, आई एम नॉट अ बीसी, बट स्टिल एज अ पॉलिटिकल एनालिसिस, अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उनका अगर सलाह लेता तो आज जो हंगामा हो रहा है, दंगा फसाद हम बोल सकते हैं, वो नहीं होता। पेपर खोलो, हर एक पेपर में वही है। इतना बड़ा क्यों गलती करना है ना? आपको जब इंटेंशन ठीक है कि हम बीसीस को ऊपर ले जाना है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करना है, तो एक्सपर्ट्स तो कृष्णैया है, इनको ले लो। कास्ट सेंसस भी मैडम फिगर्स मैच नहीं हो रहे हैं। आपको याद होगा मैडम कि चंद्रबाबू नायडू के दौर में हम देखते थे, मैं भी जो है काफी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे, तो उस वक्त उनके पास मिनिस्टर्स और कलेक्टर्स के पास फिगर्स डिफरेंट होते थे। Yes. कलेक्टर का और सीएम का फिगर मैच करता था, मिनिस्टर का फिगर मैच नहीं करता था। Yes. तो आज मुझे वो याद आ रहा है कि कास्ट में जो है वही तरीके के फिगर का प्रॉब्लम इशू है, लेकिन जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ। तो आप इस पर क्या कहेंगे? या हमको लग रहा है लोग हड़बड़ी में किए। जी मेन वो है, वहां पे राहुल गांधी ने बोला कि वी आर गोइंग टू बी मॉडल वन, फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग 60 डेज में, इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। और हमारे जो कॉलोनी, जो फौजी कॉलोनी है, वहां पे 900 फैमिलीज है, नो वन केम। हम लोग वेट करें कब आएंगे, क्या होगा, कैसा नया सरकार कास्ट सेंसस कंडक्ट करेगा, नो वन केम। फिर मेरे बहुत स्टूडेंट्स से हमने भी पूछा, इवन दे वो वेटिंग, नहीं आए। तो हमको लगता है कि 50% लोगों को भी इन लोगों ने कवर नहीं किया, गेस वर्क करके, कैलकुलेशंस कुछ करके लोग निकाल दिया। अब तक तो वो लोग पब्लिक भी नहीं के कास्ट सेंसस। तो जिस तरीके से पेपर अखबारात में जो आता है कि टेबल टी स्टोरी जो होती है, हाँ तो जी, ये कास्ट सिस्टम जो है टेबल एंड टी स्टोरी हो गई। वही होगा, अब देखना है। फिर जब तक हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जी जब तक वो फिर बोल रहे थे, आज का अखबार में लिखा था, जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक जो डेटा है वो बाहर नहीं निकालना है करके। मैडम, कंक्लूजन में आते हुए हम आपसे पूछते हैं कि तेलंगाना में इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, सीएम अपने पास पोर्टफोलियो रखे हुए हैं, तो इससे एजुकेशन के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ सकता है? एक मिनिस्टर नहीं होने से आप कैसा महसूस करती है एज ए एजुकेशनिस्ट? 15-20 दिन, 1 मंथ बैक, एजुकेशन कमीशन जो है, विद्या कमीशन, उसके चेयरमैन, एक जूम मीटिंग हुआ था जिसमें हम भी थे।
एंड रात को 8 ओ क्लॉक 9 ओ क्लॉक था। एनआरआईज भी थे उसमें, ज़्यादा एनआरआईज थे और ये भी थे, नाम हमको याद नहीं आ रहा, नाम भी हम नहीं बोलना चाहेंगे, अभी विद्या कमीशन के मेंबर हैं। एज अ विद्या कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उनका जैसा स्टार्ट हुआ, सबसे पहले उनका जो मीटिंग शुरू हुआ बीआरएस गवर्नमेंट को गाली देते हुए। जी एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ कमीशन, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है आपके पास, जी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वासी कॉन्स्टिट्यूशनल आपका पोजीशन है। राइट गाली गलौज से शुरू किया, 15-20 मिनट तक बीआरएस को गाली दे रहे हैं। तो अराउंड 200-300 मेंबर्स थे। बाद में वो लोग बोले कि साहब आप बंद करो, आप एजुकेशन के बारे में बात करो। वो हाल था। एंड उसमें भी इतने, ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, जो मन में आ रहा बोले जा रहे थे, गाली गलौची हो रहा था, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म। 2 घंटा हमें लगा एक जोकर का जूम मीटिंग हम थे करके, नॉट एट ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पे अगर हम जो तेलंगाना गवर्नमेंट उनको ये बोलना चाहेंगे कि जब ये एजुकेशन है तो वहां पे आप एक प्रिंसिपल्स को लाओ, टीचर्स को लाओ जिसका तजुर्बा है। जस्ट आईएएस ऑफिसर हो, कौन से जमाना के हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, एजुकेशन का कमिश्नर बना के बैठा दिए, तो हाउ इज इट गोइंग टू वर्क? तो किसी के पास भी हो, मिनिस्ट्री हो या ना हो, अगर चेयरमैन ढंग कर रहा, इट्स ओके। जैसा कि हम अबुल कलाम आजाद का जिक्र करते हैं कि वो एक एजुकेशनिस्ट थे, Yes. तो उनको पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था, तो उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज कायम किए, बिल्कुल। कई कमीशंस कायम किए जो आज Absolutely. भी उसे रन किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज या नंबर उसके टॉप आगे पे है। दूसरी बात, हम दूसरा देखें तो मोदी साहब के फर्स्ट टर्म में सुमित्रा ईरानी को जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी गई थी, तो कई इंसिडेंट्स केस हुए, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, वो अपना राउडीज्म बताने की शुरू हो कोशिश गया। करते गए Yes. पार्लियामेंट के अंदर। तो इस तरीके से दो डिफरेंट बड़े एजुकेशन देखे। तो आपका जो मैसेज है वो क्या है, एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाला मिनिस्टर अगर हुआ तो वो एजुकेशन को अच्छा डेवलप कर सकता है, बिल्कुल, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, रिलेटेड मिनिस्टर। रिलेटेड, एटलीस्ट दिमाग रहे उनका। अभी जो बीसी कमीशन का बात कर रहे थे, कृष्णैया को अब बना देते वो कमीशन लीड करने के लिए, या डॉक्टर वक्लभनम को दे देते, थिंग्स अच्छा रहता। एजुकेशन हो गया, कोई प्रिंसिपल जो एक्सपीरियंस है उनको लेकर बैठा दो आप, केंद्रीय विद्यालय से कोई सीनियर प्रिंसिपल को ले लो, बैठा दो, तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। वो था। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत Thank you so हमारे much. चैनल पर आने का आपके लिए। नाजरीन, ये थे हमारे साथ मैडम रेखा रॉय, जो है हमें तमाम 3 सेक्टर्स पर बात कर रहे थे, एजुकेशन पे और सोशल एक्टिविटीज पे मैडम का बात था, और पॉलिटिकल एनालिसिस पे मैडम बात कर रहे थे। हम अपने नाजरीन को जो है मैडम से तारुफ कराए हैं, और इंशाल्लाह मैडम बाद में भी आपको हम कुछ और इश्यूज पे भी हम आपसे हाँ जी। मीटिंग करेंगे। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका हमारे चैनल पर आने का। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।